देश में इन दिनों विधानसभा चुनावों का दौर है, लेकिन इस बीच तमाम राजनीतिक दलों की नजर है 2024 के लोकसभा चुनावों की। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी दावेदारियां रख रही हैं और इस बीच एक और नया चेहरा उभर कर आया है जिसका नाम है नीतीश कुमार। तो वहीं केसीआर, जो कि साउथ के एक बड़े नेता माने जाते हैं, उनकी भी दावेदारी सामने आ रही है और यही दोनों नेताओं ने पटना में मुलाकात की। बिहार की राजधानी पटना के अंदर ये तमाम दोनों नेताओं ने एक बड़ी बैठक का आयोजन किया जिसके अंदर मीडिया कर्मी उनसे सवाल पूछते नजर आए। ये पूरी बैठक करीब 50 मिनट तक चली। मीडिया ने कई सवाल पूछे, इन दोनों ने भी तमाम जवाब दिए, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जो मेन बात थी या फिर कहें कि सबसे ज्यादा ध्यान जिस पर था वो था 2024 के लोकसभा चुनाव की दावेदारी की। बार बार मीडिया कर्मी ये क्वेश्चन करते हुए उनसे नजर आए कि आखिर क्या नीतीश कुमार की जो दावेदारी है उसको केसीआर समर्थन करेंगे या नहीं। तमाम सवालों के बावजूद भी केसीआर ने कहीं ये नहीं कहा कि वो नीतीश कुमार की दावेदारी को समर्थन देते हैं, तो वहीं उन्होंने कांग्रेस के भी अपने शामिल होने का भी कोई संकेत नहीं दिया। हालांकि ये जरूर कहते नजर आए केसीआर कि तमाम जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको एक मत होना चाहिए और 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ जरूर लड़ना चाहिए। लेकिन इस बीच उनकी दावेदारी हो या फिर नीतीश कुमार की दावेदारी हो, इस पर संदेह जरूर बना हुआ है। इस पूरे 50 मिनट में एक काफी हास्यास्पद प्रकरण रहा कि नीतीश कुमार बार बार मीडिया के सवाल से बचते तो जरूर नजर आए, साथ ही वो अपनी कुर्सी से भी उठते नजर आए। बार बार उनके उठने के बावजूद भी केसीआर उनको बैठाते नजर आए। हालांकि इस बीच बीजेपी ने भी जमकर चुटकी ली है। बीजेपी का कहना है कि लगातार सवालों से बचते एक तो नजर आए ये दोनों नेता, उसके साथ ही उनको बोलने का मौका न देकर नीतीश कुमार ने केसीआर की बेइज्जती भी की है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आखिर दावेदारी किसको मिलेगी, ये बात तो आगे सामने आएगी। लेकिन एक बात है कि आखिर इस पूरे खेल में कौन खिलाड़ी निकलेगा और कौन अनाड़ी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तब से जारी है जब से मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड पड़ी है। हालांकि सीबीआई रेड में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर मनीष सिसोदिया गुनहगार है या फिर नहीं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से दिल्ली विधानसभा सत्र जारी है तो उसके 5वें दिन अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को एक कड़ा संदेश जारी करते हुए ये कहा है कि हम इतनी छोटी पार्टी होने के बावजूद भी आपका कंपटीशन कैसे बन सकते हैं, जो आप हमेशा से ही इसी फिराक में रहते हैं। आखिर इन्हें कैसे हरा दिया जाए या फिर दिल्ली से गिरा दिया जाए। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल ने ये आरोप लगाया बीजेपी पर कि बीजेपी अब तक 169 जो आरोप है वो लगा चुकी है और 49 विधायकों पर यह आरोप है कि उन्होंने घोटाला किया है। तो केजरीवाल जी हाँ बिल्कुल एक बात ये साफ कर चुके हैं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी को गिराने की कोशिश हो रही है वह तो ऑपरेशन जो लोटस है वो तो दिल्ली में फेल होता हुआ नजर आ ही रहा है। लेकिन आने वाले समय में जब प्रधानमंत्री के चुनाव होंगे तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल की सरकार भाजपा को टक्कर दे पाती है या फिर नहीं। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से सीबीआई दफ्तर के बाहर लगातार आम आदमी पार्टी के जो विधायक है लगातार ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र की भी जांच हो, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सीबीआई अपना शिकंजा केंद्र के प्रति कब बढ़ाती है। चंडीगढ़ में वीरवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में पंचायत के चुनाव में पिछड़ा वर्ग ए को आरक्षण देने के लिए सरकार ने मंजूरी दी है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि प्रदेश में पंचायत के चुनाव में पिछड़ा वर्ग ए को आरक्षण देने के लिए सरकार ने ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होगा, इसके लिए भी पूरी तरह से प्रावधान किया गया है। बहरहाल हरियाणा की मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने पिछड़ा वर्ग ए के रिजर्वेशन के लिए ऑर्डिनेंस लाने को मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब प्रदेश में पंचायत के चुनाव का बिगुल जल्द बज सकता है। सूत्रों के मुताबिक सितंबर के पहले सप्ताह के आखिर में राज्य का चुनाव आयोग प्रदेश में पंचायत के चुनाव का कार्यक्रम जारी कर सकता है। लंबे समय से खस्ताहाल हो चुके एसके मार्ग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज इसी कड़ी में रादौर में भारतीय किसान यूनियन टिकट से जुड़े किसानों ने इस रोड पर जाम लगा दिया और ये साफ कर दिया कि जब तक इस सड़क मार्ग पर काम नहीं लगता तब तक वह अपना जो है जाम नहीं खोलेंगे। जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को ये आश्वासन दिया कि यहाँ पर जल्द ही इस रोड को दुरुस्त कर दिया जाएगा, जिसके बाद किसान शांत हुए। हालांकि किसानों ने ये भी साफ कर दिया था कि अगर आज
कोई प्रशासनिक अधिकारी उनको उचित आश्वासन मौके पर नहीं देने पहुंचेगा तो यहाँ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी शुरू कर दी जाएगी। हालांकि इसके बाद जो है अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने साफ कर दिया कि 13 सितंबर तक जो है इस रोड को दुरुस्त करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त किया। सिंध का सिविल हॉस्पिटल राम भरोसे है, ना डॉक्टर है ना दवाइयां हैं। हालांकि सिंध जिले को 24 डॉक्टर नहीं मिले थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 डॉक्टर ने ज्वाइन किया है और 3 डॉक्टर ऐसे हैं जो लंबी छुट्टी पर चले गए, जिसके कारण मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ना मरीजों को डॉक्टर मिल रहे हैं और ना ही दवा मिल रही है। हालांकि सिंध की जो सिविल सर्जन हॉस्पिटल की मंजू काद्यान का साफ तौर पर कहना है कि हमने जो है विभाग को बार बार चिट्ठी लिखी है कि हमारे को डॉक्टर और जो है भेजे जाएं, लेकिन 24 डॉक्टर नहीं मिले थे, जिसमें से 4 ही डॉक्टर ने ज्वाइन किया है और वो भी जो है जो इसमें से जो 3 डॉक्टर हैं वो छुट्टी पर चले गए। हालांकि इसमें जो सिविल जो सर्जन है जो सर्जरी डॉक्टर करते हैं वो भी छुट्टी पर लंबी छुट्टी पर चले गए, जिसके कारण मरीजों को रोहतक रेफर करना पड़ रहा है। हालांकि ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि 3 सिविल डॉक्टर कब मिलेंगे और कब जाके 3 के मरीजों का इलाज होगा। दिल्ली के संगम विहार इलाके से झारखंड के दुमका जैसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां बीते 25 अगस्त को 11th क्लास की छात्रा जो स्कूल से घर लौट रही थी उसको उसी के इलाके के 3 लोगों ने गोली मार दी। लड़की के पिता का आरोप है कि मुख्य आरोपी उनके घर से 100 मीटर की दूरी पर ही रहता था और पिछले कई दिनों से उनकी बेटी का पीछा कर रहा था। पीड़िता छात्र के पिता का आरोप है कि मुख्य आरोपी ने पहले सोशल मीडिया पर एक हिंदू लड़के के नाम से आईडी भी बनाई थी और बेटी से दोस्ती भी की थी, लेकिन जब बेटी को मुख्य आरोपी का असली नाम पता चला तो उसने उससे दोस्ती तोड़ दी। लेकिन इसके बाद भी आरोपी ने लड़की का पीछा करना नहीं छोड़ा। बता दें कि इस मामले में बॉबी और पवन नाम के आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और पुलिस ने दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके से एक तरफा इश्क में पागल मुख्य आरोपी अमानत अली को भी गिरफ्तार कर लिया है। अमानत अली के कहने पर ही उसके दोस्तों ने लड़की को गोली मारी थी। लड़की के कंधे पर गोली लगी थी। फिलहाल पीड़िता अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी है। पिता का आरोप है कि लगभग 1 महीना पहले भी आरोपी और उसके दोस्तों ने पीड़िता के घर की खिड़की का शीशा पत्थर मारकर तोड़ दिया, जिसकी शिकायत इलाके के बीट हवलदार को की गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया और इसी लापरवाही का नतीजा है कि 1 महीने बाद तीनों युवकों ने लड़की को गोली मार दी। फिलहाल परिवार की पुलिस से मांग है कि न्याय उनको मिले। यमुनानगर के महेंद्रा पेट्रोल पंप पर हुई लूट के मामले में नया खुलासा हुआ है, जिसमें एक ही व्यक्ति नहीं बल्कि इस लूट में 2 व्यक्ति शामिल बताए गए हैं। पुलिस के पास दिए गए बयान में आरोपी मोनू ने बताया कि वह सहारनपुर जिले का रहने वाला है और उसकी मां पिछले लंबे समय से बीमार थी। उसने बताया कि हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उसके पास पैसे नहीं थे और पैसों के लिए ही उसने इस लूट को अंजाम देने की कोशिश की। उसने बताया कि इसके साथ उसका एक दोस्त ललित भी शामिल था। हालांकि पुलिस ने ललित के घर भी दबिश की है, लेकिन ललित फरार बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि दूसरे आरोपी ललित को भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रेवाड़ी शहर कहने को तो कैटल फ्री शहर है। अगर प्रशासन के रिकॉर्ड की बात करें या विधानसभा में यह बात रखी जा चुकी है कि रेवाड़ी पूरी तरह से कैटल फ्री शहर है, लेकिन इससे वास्तविकता इससे बिल्कुल जुदा है। अगर बात कर ले साधुसा नगर की, तो वहां आज 3 सांड रोड पर लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते वो एक दरवाजा तोड़कर घर के अंदर जा घुसे। गनीमत रही कि वहीं एक वृद्ध महिला उससे बाल बाल बच गई। यह कोई पहला मामला नहीं है। अगर बीते दिनों की बात कर ले तो कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हो चुके हैं। घायलों में पार्षद तक भी शामिल रहे हैं। हर बार नगर परिषद आश्वासन देती है कि जल्दी ही शहर से जो पशु है उनको पकड़कर गौशाला भेज दिया जाएगा, लेकिन होता नहीं है। यह जरूर है कि गौशाला में भेजने के नाम पर पहले भी कई लाखों रुपयों को पानी में बहाया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी शहर कैटल फ्री नहीं हुआ। लाखों खर्च करने के बावजूद लोगों को आज भी आवारा पशु से दो चार होना पड़ रहा है। लगातार अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी आश्वासन के सिवाय कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि जिस आवारा पशु को पकड़कर वो गौशाला भेजते हैं वो कुछ दिन वापस ही आ जाते हैं,
तो ऐसे में आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता के करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद उनको अभी तक जो है उससे समाधान नहीं मिल पाया है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर में किस तरह रहा जा सकता है। आज इंद्री पश्चिम यमुना नहर में 3 एक साथ शव दिखने के बाद सनसनी फैल गई और इसकी सूचना तुरंत ही प्रसिद्ध गोताखोर प्रगट सिंह को दी गई। उसकी पूरी टीम मौके पर पहुंची। वहीं पर इंद्री पुलिस भी मौके पर पहुंच करके तीनों ही शवों को बाहर निकाला गया। एक शव की शिनाख्त हो गई है। वह यमुनानगर का विनय मित्तल बताया जा रहा है, जो कि मछलियों को दाना डालने के लिए पश्चिम यमुना नहर पर गया था और उसका पांव फिसल गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। उसका शव आज बरामद कर लिया है और बरामद करने के बाद उसके शव को परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं दोनों जो शव मिले हैं वह अज्ञात हैं, उनके बारे में पहचान नहीं हो पाई। हालांकि एक शव के पास से ही कुछ डॉक्यूमेंट मिले हैं जिसमें पूना का एड्रेस उसमें दिया गया है। पुलिस का कहना है कि हालांकि अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है, यह तो जांच के बाद ही पता लगेगा कि वह उसके डॉक्यूमेंट सही हैं या गलत है। इस बारे में उनके परिजनों की तलाश की जाएगी और परिजनों की तलाश करने के बाद उन शवों को पोस्टमार्टम कराने के बाद उनको सौंप दिया जाएगा। फतेहाबाद शहर में जब एक दुकानदार ने रेडी संचालक को उसकी दुकान के सामने रेडी लगाने से मना किया तो रेडी संचालक ने दुकानदार पर हमला कर दिया। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रेडी संचालक दुकानदार से लड़ाई कर रहा है। इसके बाद आसपास के दुकानदारों द्वारा पूरे मामले को शांत करवाया गया। फिलहाल दुकान के मालिक द्वारा पुलिस को शिकायत दी गई है। बता दें कि इससे पूर्व भी दुकानदारों द्वारा नगर परिषद को शिकायत दी गई थी कि शाम के समय रेडी संचालक उनकी दुकानों के आगे रेडी लगा लेते हैं, जिससे उनका काम प्रभावित होता है। लेकिन नगर परिषद द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। देश के कई राज्यों में इन दिनों भारी बारिश देखने को मिल रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश के चलते हाहाकार मची हुई है। इसी बीच मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि यूपी के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही यूपी के गाजीपुर और वाराणसी में बारिश से सबसे ज़्यादा हालात ख़राब हैं। तो वहीं गाजीपुर में बाढ़ के चलते तबाही मची हुई है, जिसके चलते बाढ़ का हालात का जायजा लेने सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और इसी दौरान सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों को एंटी रेबीज टीके समेत राशन सामग्री मुहैया भी करवाई। इसके साथ ही वाराणसी में भी बारिश से हालात खराब है, जिसके चलते सीएम योगी ने वाराणसी का भी दौरा किया। तो वहीं मिली जानकारी के मुताबिक वाराणसी में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का पूर्व अनुमान जताया जा रहा है, जिसके चलते काशी को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने एक बड़ा खुलासा किया है। मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलिन फर्नांडिस को घोड़ा, बिल्ली और ज्वेलरी के अलावा श्रीलंका में एक घर भी गिफ्ट किया है। वहीं बहरीन और मुंबई में भी एक एक घर लेने के लिए एडवांस बुकिंग दे चुका था। ईडी ने अपनी चार्जशीट में ये भी दावा किया है कि जैकलिन ये जानती थी कि सुकेश एक ठगी है। जैकलिन ने ये कबूल किया है कि सुकेश ने उसे श्रीलंका में घर खरीदने के बारे में बताया था। हालांकि वो कभी उस घर में गई नहीं। पटियाला कोर्ट में 17 अगस्त को फाइल की गई चार्जशीट में जैकलिन पर सुकेश से 5 करोड़ से ज्यादा रुपए लेने के आरोप हैं। चार्जशीट के मुताबिक सुकेश ने जैकलिन ही नहीं, उसके भाई और बहन की ट्रिप को भी फाइनेंस किया था। इसी कड़ी में दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने एक्ट्रेस जैकलिन को समन जारी करते हुए 26 सितंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। वहीं 12 सितंबर को दिल्ली पुलिस भी जैकलिन से पूछताछ करेगी।